मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे होता है? तो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का संबंध बहुत सरल घटना जैसे किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में लगने वाला समय अर्थात प्रतिक्रिया काल से भी होता है और बहुत अधिक व्यापक संप्रत्यय जैसे प्रसन्नता से भी होता है। मापन करने योग्य समस्त मनोवैज्ञानिक गुणों को परिभाषित करना और उनकी सूची बना पाना एक कठिन कार्य है। क्या है? मतलब सभी मनोवैज्ञानिक गुणों का हम अगर सूची बनाए तो ये काम क्या होगा? कठिन होगा, क्योंकि हर चीज़ एक मनोवैज्ञानिक गुण के अंदर रखा जाएगा। एहसास करना, समझना, बुद्धि का प्रयोग कर लेना, किसी की तुलना करना, किसी के सापेक्ष दुख खुशी, ये सभी जो है प्रकट करना, ये सभी मनोवैज्ञानिक गुण होगा। अगर इसकी हम सूची तैयार करेंगे तो ये तैयार करना क्या होगा? एक कठिन कार्य होगा। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण उसका मूल्यांकन करना है। क्या करना? मूल्यांकन करना। जिससे मतलब कि अगर हम कोई सवाल दे दें और अगर दो बच्चा को दे दे बनाने के लिए, उसमें एक बहुत जल्दी बना दे और एक लेट तक ना बना पाए, जिससे उसके ये जो बनाने की जो क्षमता रहेगा कैलकुलेट करने की, ये पता चल जाएगा हमें किसकी ज़्यादा है किसका कम है। अगर कोई समस्या को सोल्यूशन करने के लिए किसी समस्या के लिए हम पूछ ले, जो जल्दी हल उसका बताएगा तो बोला जाएगा कि उसका बुद्धि उतना उच्च का स्तर का है, और जो नहीं बताएगा उसका बोला जाएगा निम्न स्तर का है। तो मनोवैज्ञानिक गुणों को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या है? उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन से है। कौन चीज़ है? मूल्यांकन का मतलब है कि उसके मनोवैज्ञानिक गुण को हम माप सके। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने को अनेक मापनक विधियां अपनाई जा सकती है। मतलब कि अलग अलग मानक विधि है। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जा सके। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि हरीश एक प्रभावी व्यक्ति है, तो हम हरीश में प्रभाविता होने की मात्रा का संकेत करते हैं। मतलब कि उसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं कि उसमें एक ऐसा गुण है जो कि वो क्या करता है? लोगों को प्रभावित कर लेता है। हरीश के बारे में हमारा यह कथन उसमें प्रभाविता होने के गुण का हमारे द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिणाम है। किसी गुण का मूल्यांकन अनौपचारिक अथवा औपचारिक हो सकता है। मतलब अगर किसी गुण का अगर मूल्यांकन करते हैं तो या तो औपचारिक हो सकता है, नहीं तो वो अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। मतलब कि औपचारिक ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ करके, जैसे बोला जाएगा 10 के स्क्वायर बताओ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन करके हम वैकल्पिक पूछ सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे देंगे 90, 100, 110, 120, इस तरह से मानकीकृत हो सकता है और फिर व्यवस्थित हो सकता है। दूसरी ओर अनौपचारिक मूल्यांकन जिन व्यक्तियों को किया जाना है उनके बदल जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या होने लगती है। मनोवैज्ञानिक गुणों के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब कि मनोवैज्ञानिक को क्या करना होता है? प्रशिक्षित करना होता है। मूल्यांकन कर लेने के पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर हम हरीश द्वारा भविष्य में किए जाने वाले व्यवहारों का पूर्व कथन कर सकते हैं। मतलब कि जो भविष्य में व्यवहार करेगा उसके हम पहले ही क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं, कह सकते हैं। हम यह पूर्व कथन कर सकते हैं कि यदि भविष्य में हरीश को किसी दल का नेतृत्व करने का अवसर मिल गया या फिर दे दिया जाए तो उसके एक सत्तावादी नेता होने की संभावना अधिक होगी। मतलब कि वो नेता का नेतृत्व कर सकता है। यदि हमें यह पूर्व कथन के अनुसार उत्पन्न स्थिति ग्राह्य नहीं है तो हम इसमें हस्तक्षेप करते हुए हरीश के व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं कि उसके व्यवहार में क्या हो सके?
परिवर्तन हो सके। यदि हम कमज़ोर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में अच्छा निष्पादन करने में सहायता करना चाहते हैं तो हमें उसकी बौद्धिकता, शक्ति तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करना होगा। मतलब किस तरह से कमज़ोर है, उसकी बुद्धि कैसी है, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार तथा पड़ोस के सदस्यों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, मतलब कि मिलजुल करके नहीं रह पा रहा है, उस माहौल में नहीं रह पा रहा है, तो हम उसके व्यक्तित्व विशेषकों के मूल्यांकन पर विचार कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अभी प्रेरणा की मात्रा बहुत कम है तो हम उसकी अभिरुचियों तथा वरीयताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब कि उसका क्या चीज़ में रुचि है और वो किस चीज़ को वरीयता देता है, इसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं, व्यवहारों और व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन में व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि इससे उसके व्यक्तिगत गुण पता चल जाएगा कि वो किस गुण का है, उसका पर्सनली जो गुण है, क्वालिटी, वो मालूम चलेगा। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र कि मनोवैज्ञानिक जो गुण दर्शाना है ये कौन कौन से क्षेत्र में होता है। मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय अथवा एक विमीय नहीं होते, मतलब कि एक ही दिशा में या फिर वन साइडेड नहीं होता है। वे जटिल होते हैं और उन्हें कई बीमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि जल्दी व्यक्तियों के गुण को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। कोई एक रेखा बहुत से बिंदुओं का एक समूह होती है जो बिंदु कोई स्थान नहीं घेरता, परंतु एक डिब्बे के बारे में सोचें तो कोई स्थान घेरता है। मतलब अगर डिब्बा के बारे में सोचेंगे तो कुछ न कुछ स्थान घेर लेगा। डिब्बे का वर्णन इसकी 3 बीमाओं की सहायता से किया जा सकता है। ये 3 बीमाएँ इसमें क्या क्या होती हैं? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और कुछ न कुछ उसकी ऊंचाई होगी। यानी 3 बीमाओं में इसको देखने को मिलेगा जो कि कुछ न कुछ जगह घेरेगी। यही स्थिति मनोवैज्ञानिक गुणों की भी होती है। ये गुण सामान्यतया बहुविमात्मक या बहुपक्षीय होते हैं। ये गुण सामान्यतया हो गए ना। यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सांवेगिक, सामाजिक आदि में कैसा व्यवहार या निष्पादन करता है। इस अध्याय में हम मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करेंगे। इन गुणों का सर्वांगीकरण यानी स्वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखनीय अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। मतलब कि अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला है बुद्धि। तो बुद्धि का आशय क्या होता है? तो बुद्धि का आशय है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। तो मतलब बुद्धि कहलाएगा कि आप पर्यावरण के अनुकूल कितना है, किसी समस्याओं को कितने अच्छे से समझते हैं, उसको कितना अच्छा से हल कर देते हैं और किसी के बातों को कितना समझते हैं। ये सारी चीज़ें हैं बुद्धि का आशय है। बुद्धि का आशय इन्हीं बातों से होता है। बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक सामान्य संज्ञानात्मक सक्षमता तथा विद्यालयी शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। मतलब कि अगर बुद्धि है, अच्छा बुद्धि है, तेज है, तो किसी भी चीज़ को अच्छा से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो विद्यालयी कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्यों ना हो। सामान्यतः कम बुद्धि रखने वाले विद्यार्थी विद्यालयों की परीक्षाओं में उतना अच्छा निष्पादन करने की संभावना नहीं रखते, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी सफलता की प्राप्ति का संबंध मात्र बुद्धि परीक्षणों पर उनके प्राप्तांकों से नहीं होता। मतलब कि भले एग्जाम में, परीक्षा में वो कम अंक लाए, कम
अपना प्रदर्शन दर्शाए, लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो जीवन के अन्य क्षेत्र में जाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए उसके स्कूली मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई संबंध, उससे कोई रिलेट नहीं है। अब है अभिक्षमता, जिसको एप्टीट्यूड बोला जाएगा। अभिक्षमता क्या है? तो अभिक्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन करने की अंतर्निहित संभाव्यता से है कि कोई भी चीज़ को सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, अगर व्यक्ति में उसको समझने की क्षमता ज़्यादा है तो बोला जाएगा कि उसकी अभिक्षमता उच्च स्तरीय, उसकी एप्टीट्यूड जो है वो हाई लेवल का है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। एक उच्च यांत्रिक अभिक्षमता वाला व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाकर एक अभियंता के रूप में अच्छा कार्य कर सकता है। इसी प्रकार भाषा की उच्च अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। अगर किसी भाषा की हम परीक्षण करें, सिखाएं, तो उसको उच्च स्तर की क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शन करा सकते हैं, बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अभिरुचि का ज्ञान हमें विकल्पों के निर्धारण में सहायता करता है, जो जीवन में संतुष्टि के साथ साथ कार्य निष्पादन को उन्नत करता है, मतलब ये काम को हाई लेवल के बना देता है जब एप्टीट्यूड रहता है, अभिक्षमता रहता है तब। इसके बाद है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अब सुनोगे पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि अच्छा इसे ब्लैक शर्ट पहने हैं, वाइट कलर है, बाल बढ़िया है, बॉडी ठीक है, चल रहे हैं, देखने में सुंदर है, ये पर्सनालिटी है। इसके साथ साथ तुम्हारे अंदर बुद्धि, व्यवहार, संस्कार, समझदारी, अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं, अगर ये सारा चीज़ है तो समझो कि तुम्हारे पर्सनालिटी में 4 चांद लगा है, नहीं 8 चांद लग जाएगा। नहीं तो मान लो इतना सुंदर है, बढ़िया है, पता चला है गुटखा खा के फेंक लिए हो, तुम्हारा वाइट ब्लैक शर्ट जो है वो कलर चेंज हो गया, तो ये तुम्हारे पर्सनालिटी में नहीं गिना जाएगा। पर्सनालिटी में गिना जाएगा कि तुम कहीं जा रहे हो तो तुमको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल रहा है, तो समझो कि तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है। तो सुन लो फिर से एक बार किताबी भाषा में क्या है। तो व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। तो सभी किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है ना, जिसके चलते वो भिन्नता को प्राप्त करता है, अलग होता है। जिससे यहाँ सभी लोग जो है, सभी लोगों में कुछ ना कुछ भिन्नता है। हम समझा रहे हैं तो समझाने की क्वालिटी मेरे में अलग है, सभी लोगों से अलग प्रकार से है। तो लोग समझ रहे हो तो सभी लोगों में अलग अलग प्रकार की समझने की क्वालिटी है, यानी कि सभी किसी में इसका प्रभाव अलग अलग है। अस्थायी रूप जो बोला जाए वो अलग अलग है, यानी कि व्यक्तित्व सबका अलग अलग है। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति की अद्वितीय विशेषताओं, जैसे व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र है, या विनिवर्तित है, संवेग, अस्थिर है या तुनक मिजाज आदि का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। तो ये व्यक्तित्व से पता चलता है कि ऐसा व्यक्तित्व खिसिया है, मृगिया है, बहुत सुंदर है, विनम्र भाव वाला है, मधुर भाव वाला है, समझ में रहा है ना, बढ़िया व्यवहार वाला है, कुरूप है, स्वरूप है, ये सारा चीज़ जो है व्यक्तित्व से हमें पता चलेगा। व्यक्तित्व मूल्यांकन हमें किसी व्यक्ति के व्यवहारों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करने के साथ साथ यह पूर्व कथन करने की क्षमता प्रदान करता है कि व्यक्ति भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा। ये पर्सनालिटी से पता चलता है, व्यक्तित्व से पता चलता है। और अगर खिसिया है, पिनका है, तो ये फिक्स है कि वो आगे फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट टाइम में वो ज़रूर खिसिया जाएगा, गुस्सा कर जाएगा, मार झगड़ा कर लेगा। ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ व्यक्तित्व से निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद है वैल्यू यानी कि मूल्य। सब किसी का अपना अपना कुछ ना मूल्य होता है। तुम लोग भी अपना कुछ वैल्यू आंक सकते हो कि तुम्हारा क्या वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। तो कह रहे हैं आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं। सब किसी का अपना अपना अस्थायी विश्वास होता है। अरे भाई हम इस क्वालिटी के नहीं है, करो तुमको बोल दे एकदम तुम पक्का झूठी आदमी हो, हर बात में झूठ बोलती हो, और तुम पता चले कि तुम झूठ बोलवे नहीं करती हो,
तुम्हारा अस्थाई अपना विश्वास है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन दूसरा कोई बोलेगा, यानी कि तुम अपना मूल्य अपने से लगा रहे हो ना, तुम कभी गलत नहीं हो, तो अपने आप को विश्वास रखो कि हम गलत नहीं है, ये तुम्हारा मूल्य है। अगर कोई उस पर आँच लगाएगा, उस पर अगर कोई गलत बोलेगा, इसका मतलब कि तुम्हारा वैल्यू कम कर रहा है। इस वैल्यू को कम करोगे यानी कि विश्वास अपने आप से कम करोगे। तो इस विश्वास को कम नहीं होने देना ही क्या है? अपना मूल्य है। व्यक्ति के मूल्य उसके जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। मूल्य द्वारा ही व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य का मूल्यांकन करता है। मूल्यों के मूल्यांकन में हम किसी व्यक्ति के प्रभावी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्यों में से कौन सा मूल्य उसके व्यवहार को निर्देशित करने हेतु प्रभावी रहता है। मतलब कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, अपना कुछ पर्सनली जो गुण है, इसमें कौन चीज़ को निर्धारित करने में वो अच्छा है, सक्षम है, ये सारी चीज़ मूल्य से निर्धारित किया जाएगा।